हेलो एवरीवन। आज हम कुछ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। कोई भी एग्ज़ाम हो आपके, चाहे वो बीपीएससी टीजीटी पीजीटी के हों या फिर आपके ईएमआरएस के टीजीटी पीजीटी के हों या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी के हों, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर सभी जगह ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम कुछ देखेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स बिगिन। इसके पहले हमने 80 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे जो आपके हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से थे। वन लाइनर टाइप के ये क्वेश्चन थे, वो कंप्लीट हो गए हैं। आज हम 81 से देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द प्ले डॉक्टर फास्टस। ये जो प्ले है डॉक्टर फास्टस, ये किसने लिखा है? ये चीज़ें हमें बतानी है कि डॉक्टर फास्टस ये प्ले किसने लिखा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा आपका क्रिस्टोफर मार्लो। किसने लिखा है? क्रिस्टोफर। ये किसका प्ले है? क्रिस्टोफर मार्लो का है। थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसको भी पढ़ लेते हैं। 6 ड्रामाज हैव बीन एट्रीब्यूटेड टू द ऑथरशिप ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो ईदर अलोन और इन कोलैबोरेशन विद अदर राइटर्स। क्या कहा जा रहा है कि जो 6 ड्रामाज का जो श्रेय है, यानी कि 6 नाटकों का जो श्रेय है वो क्रिस्टोफर मार्लो को अकेले या अन्य लेखकों के सहयोग से दिया गया है। जैसे कौन कौन से हैं? फर्स्ट है डीडो क्वीन ऑफ कार्थेज। पहला क्या है? डीडो कार्थेज, क्वीन ऑफ कार्थेज यानी कि कार्थेज की रानी। को रिटन विद टॉमस नैश। ये किसके साथ लिखा गया है? ये इन्होंने टॉमस नैश के साथ लिखा है, डीडो क्वीन ऑफ कार्थेज। ये इसलिए क्योंकि डीडो जब लिखा गया था ना, ओके, तो यहाँ पे जो ये टॉमस नैश ने डीडो क्वीन ऑफ कार्थेज, टॉमस नैश ने भी लिखा था, क्योंकि स्टार्ट किसने किया था? क्रिस्टोफर मार्लो ने किया था। बाद में इसको कंप्लीट किसने किया था? टॉमस नैश ने किया था। ओके, नेक्स्ट है टेम्बुरलैंड। टेम्बुरलैंड पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड, द ज्यू ऑफ माल्टा, डॉक्टर फास्टेट, एडवर्ड सेकेंड, द मैसेकर एट पेरिस यानी कि पेरिस में नरसंहार। ये सारे ही वर्क इनके थे, डॉक्टर क्रिस्टोफर मार्लो के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु रोट द प्ले अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर। ये किसने लिखा है? अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर किसने लिखा है? ये चीज़ें हमें बतानी है कि किसने लिखा है ये। तो टॉमस नैश ने लिखा है। टॉमस नैश ये आपके यूनिवर्सिटी विट्स में से एक हैं, टॉमस नैश। इन्होंने ही लिखा है, इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है ये। इसका थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, इसे आप द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर भी कहते हैं, या फिर द लाइफ ऑफ जैक विल्टन, जिसे आप बोल सकते हैं द लाइफ ऑफ जैक विल्टन, इज़ अ पिकारेस्क्यू नॉवल बाय टॉमस नैश, फर्स्ट पब्लिश 1594 बट सेट ड्यूरिंग द रेन ऑफ हेनरी 8 ऑफ इंग्लैंड। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर है, या फिर इसे दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? द लाइफ ऑफ जैक विल्टन, जो कि टॉमस नैश का एक क्या है? पिकारेस्क्यू नॉवल है, जो पहली बार 1594 में प्रकाशित हुआ था, लेकिन इंग्लैंड के हेनरी 8 के शासनकाल के दौरान इसे सेट किया गया था। ओके, इस चीज़ को याद रखिएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु रोट द प्ले स्पेनिश ट्रेजेडी। द स्पेनिश ट्रेजेडी किसने लिखा है? तो टॉमस किड ने लिखा है। किसने लिखा है स्पेनिश ट्रेजेडी? टॉमस किड ने। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। स्पेनिश ट्रेजेडी, या फिर आप बोल सकते हैं हिरोनिमा। हिरोनिमा इज़ मैड अगेन इज़ एन एलिजाबेथन ट्रेजेडी रिटन बाय टॉमस किड बिटवीन 1582 एंड 1592। यानी कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि स्पेनिश ट्रेजेडी हो या फिर हिरोनिमा इज़ मैड अगेन 1582 और 1592 के बीच टॉमस किड के द्वारा लिखी गई एक एलिजाबेथन ट्रेजेडी है। द स्पेनिश ट्रेजेडी एस्टैब्लिश अ न्यू जॉनर। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? द स्पेनिश ट्रेजेडी एस्टैब्लिश अ न्यू जॉनर इन इंग्लिश थिएटर, रिवेंज प्ले या फिर रिवेंज ट्रेजेडी कह सकते हैं। यहाँ पे क्या कहा? जो स्पेनिश ट्रेजेडी है इसने क्या किया है? अंग्रेजी थिएटर में, इंग्लिश थिएटर में एक नई जॉनर को, यानी एक नई शैली रिवेंज प्ले या यूँ बोल सकते हैं रिवेंज ट्रेजेडी की स्थापना की है। किसने किया है? ये स्पेनिश ट्रेजेडी ने किया, क्योंकि ये एक रिवेंज प्ले है। और जब ये थिएटर में आया, टॉमस किड का ये प्ले आया, तो इसने एक नया जॉनर या फिर यूँ बोल सकते हैं एक रिवेंज प्ले या एक रिवेंज ट्रेजेडी को क्या कर दिया है? इस्टेब्लिश कर दिया है कि हाँ, कुछ रिवेंज ट्रेजेडी भी होती हैं। ओके, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट फॉलोड द जॉनर फाउंडेड इन इंग्लिश बाय टॉमस किड्स प्ले।
यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि शेक्सपियर का जो प्ले है हैमलेट है, ये फॉलो करता है, क्या फॉलो करता है, शेक्सपियर का जो प्ले हैमलेट है वो थॉमस किड के प्ले के द्वारा, किस प्ले के द्वारा, अंग्रेजी में स्थापित शैली का अनुसरण करता है, जॉनर का फॉलो करता है। तो ये क्या है, स्पेनिश ट्रेजेडी, यानी कि थॉमस किड की जो स्पेनिश ट्रेजेडी, इसी को देख के ही शेक्सपियर ने हैमलेट लिखा था। हैमलेट भी क्या है, एक रिवेंज ट्रेजेडी है, इसीलिए ओके इस चीज़ को याद रखिएगा, एक रिवेंज ट्रेजेडी हैमलेट भी है। और यहाँ किसका उसने फॉलो किया है, किसकी शैली को फॉलो किया है, स्पेनिश ट्रेजेडी, यानी कि थॉमस किड की स्पेनिश ट्रेजेडी से ये फॉलो किया है। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं, हु यूज द टर्म यूनिवर्सिटी विट्स फर्स्ट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी विट्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। जब ये यूनिवर्सिटी विट थे, यानी कि क्रिस्टोफर मार्लो थे, थॉमस नेट थे, थॉमस लॉस थे आपके ये सारे, तो उस समय यूनिवर्सिटी विट का नाम नहीं लिया गया था। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सबसे पहले यूनिवर्सिटी विट्स का टर्म किसने यूज़ किया था, तो जॉर्ज सेंसबरी ने किया था। किसने किया था, जॉर्ज सेंसबरी ने किया था। पढ़ लेते हैं यहाँ पे, द टर्म यूनिवर्सिटी विट्स वॉज नॉट यूज्ड इन दियर लाइफ टाइम बट वॉज क्वाइंड बाई जॉर्ज सेंसबरी, अ 19th सेंचुरी जर्नलिस्ट एंड ऑथर। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो यूनिवर्सिटी विट्स का जो उपयोग है उनके जीवन काल में नहीं किया गया था। मतलब वो कब के थे, एलिजाबेथन एरा के थे, है ना। जो यूनिवर्सिटी विट्स थे आपके, क्रिस्टोफर मार्लो हो गए, थॉमस नैस हो गए, थॉमस किड हो गए, ये सारे कब थे, एलिजाबेथन एरा के थे। और उस समय इनको यूनिवर्सिटी विट्स नहीं कहा गया था, ये शब्द उन्होंने प्रयोग नहीं किया था। कब किया गया, जब जॉर्ज सेंसबरी ने, ये कब के थे, 19वीं शताब्दी के थे, यानी कि 19th सेंचुरी के ये राइटर थे जॉर्ज सेंसबरी, इन्होंने ही ये नाम क्वाइन किया था। ये क्या थे, जर्नलिस्ट थे और ऑथर थे। तो इन्होंने जो 19th सेंचुरी के जॉर्ज सेंसबरी, इन्होंने ही ये नाम को क्वाइन किया था इन सब के लिए। ओके नेक्स्ट, आई थिंक इसको बड़ा करना चाहिए, दिख नहीं रहा होगा आप लोग को। नेक्स्ट है, इट इज़ एन ओल्ड सेइंग, एक पुरानी कहावत है। क्या कहा जाता है, एक पुरानी कहावत है, इफ़ देयर इज़ नो मार्लो देयर इज़ नो। क्या देयर इज़ नो, अगर मार्लो नहीं होते तो कौन नहीं होता, ये चीज़ें बताया जा रहा है। तो यहाँ पे शेक्सपियर है कि इफ़ देयर इज़ नो मार्लो देयर इज़ नो शेक्सपियर। ये पुरानी कहावत है कि अगर मार्लो नहीं होते तो शेक्सपियर भी नहीं होते। यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इट वॉज ऑल्सो मार्लो, ये मार्लो ही थे हु ब्रोक न्यू ग्राउंड एंड पेव्ड द वे फॉर एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट एंड द जीनियस ऑफ शेक्सपियर। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ये मार्लो ही थे जिन्होंने शेक्सपियर की प्रतिभा के लिए और एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट के लिए, यानी कि एलिजाबेथन नाटककारों के लिए और शेक्सपियर की प्रतिभा के लिए एक रास्ता बनाया था, एक ग्राउंड, उन्होंने एक न्यू ग्राउंड बनाया था, उन सब के लिए एक रास्ता बना दिया था। कैसे आगे बढ़ना है, कैसे ड्रामा लिखना है, कैसे नाटक लिखना है, ये सारी चीज़ों के लिए मार्लो ने ही इन लोग को इंस्पायर किया था, जो एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट हैं और शेक्सपियर की प्रतिभा के लिए। मार्लोज वर्क एंड अचीवमेंट गाइडेड एंड इंस्पायर्ड शेक्सपियर। मार्लो के जो वर्क थे और उनके जो अचीवमेंट थे वो शेक्सपियर को इंस्पायर भी किए और गाइड भी किए, उन्हें निर्देशित भी किए और प्रेरित भी किया, मार्लो के वर्क और उनके अचीवमेंट। एंड जे ए साइमॉन्स जस्टली रिमार्क्स, और इसीलिए जे ए साइमॉन्स ने एक टिप्पणी की है, एक उचित टिप्पणी करते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ से है, व्हाट शेक्सपियर वुड हैव बीन विदाउट मार्लो। क्या कहते हैं वो, कहते हैं कि शेक्सपियर मार्लो के बिना क्या, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि शेक्सपियर मार्लो के बिना क्या होता, कैन नॉट इवन बी सरमाइज्ड, इसका अनुमान भी लगाया नहीं जा सकता। मतलब अगर मार्लो नहीं होते तो शेक्सपियर भी कुछ नहीं होता। अगर मार्लो नहीं है, मार्लो के बिना तो शेक्सपियर को सोचा भी नहीं जाना चाहिए। ये चीज़ें वो बोल रहे हैं। ओके यहाँ पे कह रहे हैं कि शेक्सपियर मार्लो के बिना क्या होता, इसका अनुमान भी लगाया नहीं जा सकता। मार्लो नहीं होता तो शेक्सपियर नहीं होते। व्हाट अलोन इज ऑब्वियस टू एवरी स्टूडेंट इज दैट शेक्सपियर डिजाइन फ्रॉम फर्स्ट टू ट्रेड इन मार्लोस फुट स्टेप्स। आगे क्या कहा जा रहा है कि प्रत्येक छात्र के लिए केवल यही स्पष्ट है कि शेक्सपियर ने सबसे पहले मार्लो के नक्शे कदम पर चलने के लिए डिज़ाइन किया था। दैट शेक्सपियर एट द लास्ट कंप्लीटेड एंड डेवलप्ड टू द utmost दैट नेशनल एम्ब्रियो ऑफ आर्ट विच मार्लो ड्रीव फोर्थ फ्रॉम द वोम्ब ऑफ डार्कनेस, अनार्की एंड इनकोहेरेंस। आगे क्या कहा जा रहा है, शेक्सपियर ने अंततः लास्ट में शेक्सपियर ने क्या किया, उसे पूरा किया और चरम तक विकसित किया कला का जो राष्ट्रीय भ्रूण है, जिसे मार्लो ने अंधेरे, अराजकता और असंगति के गर्भ से बाहर निकाला था। मतलब मार्लो ने उम्ब ऑफ डार्कनेस, इस चीज़ को मार्लो ने ही बाहर निकाला था। तो कहने का मतलब सिंपली है यहाँ पे कि
अगर मार्लो नहीं होते तो शेक्सपियर को भी सोचना नहीं जाना चाहिए, क्योंकि शेक्सपियर मार्लो के बिना कुछ नहीं थे, क्योंकि मार्लो ने ही, क्रिस्टोफर मार्लो ने उन्हें न्यू ग्राउंड दिया था, पेव्ड बनाया था, मतलब आगे बढ़ने के लिए, शेक्सपियर की प्रतिभा के लिए उन्होंने एक मार्ग प्रशस्त किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑफ विच प्ले शेक्सपियर टुक द प्लॉट ऑफ हिज फेमस कॉमेडी एज यू लाइक इट। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ऑफ विच प्ले शेक्सपियर के मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि शेक्सपियर ने अपने फेमस कॉमेडी एज यू लाइक इट के लिए प्लॉट कहाँ से लिया था, ये क्वेश्चन है। इनका जो फेमस कॉमेडी है एज यू लाइक इट, इसका प्लॉट शेक्सपियर ने कहाँ से लिया था, तो रोजा लिंडे से लिया था। रोजा लिंडे किसका है, आइए पढ़ते हैं इसमें। एज यू लाइक इट इज़ अ पेस्टोरल कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर बिलीव टू हैव बीन रिटन इन 1599 एंड फर्स्ट पब्लिश इन द फर्स्ट फोलियो इन 1623। तो एज यू लाइक इट क्या है, शेक्सपियर की, विलियम शेक्सपियर का एक पेस्टोरल कॉमेडी है। क्या है, एक पेस्टोरल कॉमेडी है, और ऐसा माना जाता है कि ये 1599 में लिखा गया था, और ये भी माना जाता है कि पहली बार ये फर्स्ट फोलियो यानी कि 1623 में फर्स्ट फोलियो आया था, उसमें ये पब्लिश हुआ था, ऐसा भी माना जाता है। रोजा लिंडे यूफिसिस गोल्डन, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि रोजा लिंडे यूफीज गोल्डन लेगासी विच प्रिंटेड इन 1590 इज़ अ प्रोज टेल बाय टॉमस लॉज। ये याद रखिएगा कि जो रोजा लिंडे है यूफी इज़ गोल्डन लेगासी, जो 1590 में प्रिंट हुआ था, टॉमस लॉज की एक गद्य कहानी है, एक टेल है। दिस टेल इंस्पायर्ड शेक्सपियर टू राइट एज यू लाइक इट, और ये इस कहानी ने शेक्सपियर को एज यू लाइक इट लिखने के लिए प्रेरित किया। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट इसमें हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एज यू लाइक इट का प्लॉट उन्होंने कहाँ से लिया था, रोजा लिंडे से लिया था। रोजा लिंडे किसका है, टॉमस लॉज का है, जो कब आया था, 1590 में प्रिंट हुआ था। एज यू लाइक इट एक पेस्टोरल कॉमेडी है, और ये 1599 में लिखी गई थी, और फर्स्ट फोलियो में ये पब्लिश हुआ था। ओके, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑफ विच प्ले शेक्सपियर टुक द पॉट ऑफ हिज फेमस प्ले विंटर्स टेल। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि शेक्सपियर ने अपने फेमस प्ले द विंटर्स टेल का आधार किस प्ले से लिया है। पॉट मीन्स क्या होता है, आधार। ओके, यहाँ पे कहा जा रहा है कि शेक्सपियर ने अपने फेमस प्ले द विंटर्स टेल का आधार किस प्ले से लिया गया है, तो पांडोस्टो से लिया गया है। कहाँ से लिया है उन्होंने, पांडोस्टो से। चलिए नेक्स्ट, बड़ा करते हैं थोड़ा सा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्ले इंस्पायर्ड शेक्सपियर टू राइट द प्ले रिचार्ड सेकेंड। यहाँ पे कहा जा रहा है कि किस प्ले ने शेक्सपियर को रिचार्ड सेकेंड प्ले लिखने के लिए प्रेरित किया, इंस्पायर किया, तो रिचार्ड सेकेंड ही है। मतलब कि कौन सा ऐसा प्ले था जो शेक्सपियर को रिचार्ड सेकेंड लिखने के लिए प्रेरित किया, तो रिचार्ड सेकेंड खुद ही था, मतलब रिचार्ड सेकेंड खुद ही था, ये प्ले खुद ही था जो शेक्सपियर ने रिचार्ड सेकेंड लिखा। ओके, चलिए थोड़ा सा इसका पढ़ लेते हैं। द लाइफ एंड डेथ ऑफ किंग रिचार्ड द सेकेंड कॉमनली कॉल्ड रिचर्ड सेकेंड। इसका फुल टाइटल क्या है, द लाइफ एंड डेथ ऑफ किंग रिचार्ड द सेकेंड, इसका फुल टाइटल है, जिसे हम आमतौर पर क्या कहते हैं, रिचार्ड सेकेंड कहते हैं। ओके, इज अ हिस्टोरिकल प्ले बाय विलियम शेक्सपियर बिलीव टू हैव बीन रिटन अराउंड 1595। ऐसा माना जाता है कि ये 1595 के अराउंड लिखा गया था, रिचार्ड सेकेंड। इट इज़ बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ किंग रिचार्ड सेकेंड ऑफ इंग्लैंड। और ये किस पे बेस्ड है, इसकी स्टोरी जो रिचार्ड सेकेंड की स्टोरी है, ये किस पे बेस्ड है, ये इंग्लैंड के किंग रिचार्ड जो राजा हैं, इंग्लैंड के राजा किंग रिचार्ड के जीवन पर ये बेस्ड है। जो इंग्लैंड के राजा हैं किंग रिचार्ड, इनका रूल कब से कब तक था, 1377 से 1399 तक ये रूल किए थे इंग्लैंड पे। ओके, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। विच एज इन इंग्लिश लिटरेचर इज कॉल्ड नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड्स। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंग्लिश लिटरेचर में किस एज को सिंगिंग बर्ड्स के नाम से जाना जाता है, सिंगिंग बर्ड्स कहा जाता है, तो एलिजाबेथन एज को। किस एज को कहा जाता है, एलिजाबेथन एज को। एलिजाबेथन एज कब से कब तक था, तो 1558 टू 1603। ओके, 1558 में एलिजाबेथन गद्दी पर बैठती हैं, 1603 में उनकी डेथ हो जाती है, वहाँ से फिर किंग जेम्स आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, हु इंट्रोड्यूस सोनेट इन इंग्लैंड। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इंग्लैंड में सोनेट को किसने इंट्रोड्यूस किया या किसने प्रचलन में लाया,
तो सर थॉमस वायट ने लाया। इसको भी पढ़ लेते हैं। द क्रेडिट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग सोनेट्स इन इंग्लैंड गोज टू सर थॉमस वायट। द सोनेट ऑफ सर थॉमस वायट एंड हेनरी हार्ड, जिसे आप अर्ल ऑफ सरे कहते हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इंग्लैंड में सोनेट प्रारंभ करने का श्रेय सर थॉमस वायट को जाता है। ये लाइन है कि इंग्लैंड में किसने सोनेट को लाया है, इंट्रोड्यूस किसने किया है, इसका क्रेडिट सर थॉमस वायट को जाता है। और सर थॉमस वायट हो गए हेनरी हार्वर्ड, जिसे अर्ल ऑफ सरे भी कहते हैं। अर्ल ऑफ सरे वर पब्लिश इन टोटल्स मिसलेनी इन 1557 अंडर द सेक्शन सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो थॉमस वायट के सोनेट है, सोनेट जो है वो थॉमस वायट और हेनरी हार्वर्ड, जिसे अर्ल ऑफ सरे कहा जाता है, इन्होंने ही पब्लिश कराया था। कहाँ पे? टोटल्स मिसलेनी में। ये कब आया था? 1557 में आया था। किसके अंडर? सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के अंदर ये पब्लिश हुआ था। टोटल्स मिसलेनी, इसमें सोनेट आए थे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। अर्ल ऑफ सरे डिडंट फॉलो द इटालियन पैटर्न। जो अर्ल ऑफ सरे हैं ये क्या इटालियन पैटर्न को पालन नहीं करते थे, फॉलो नहीं करते थे, बट इंट्रोड्यूस अ न्यू स्ट्रक्चर एंड राइम स्कीम इन सोनेट। लेकिन उन्होंने सोनेट में एक नई स्ट्रक्चर और राइम की योजना है उसको इंट्रोड्यूस किया था। दैट वाज नोन एज इंग्लिश सोनेट, जिसे इंग्लिश सोनेट के रूप में जाना जाता है, एंड मोर पॉपुलरली एज शेक्सपियरियन फॉर्म ऑफ सोनेट, और जिसे इंग्लिश सोनेट के रूप में भी जाना जाता है और शेक्सपियरियन रूप के रूप में अधिक लोकप्रिय है। यानी कि शेक्सपियरियन सोनेट के रूप में ज़्यादा ही ये लोकप्रिय है। ओके, तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आप लोग को। इसमें आपको क्या याद करना है? इसमें बस इतना याद करना है कि इंग्लैंड में सोनेट को सबसे पहले किसने लाया था? थॉमस वायट ने लाया था। और थॉमस वायट और अर्ल ऑफ सरे का ही नाम आता है। हेनरी हार्वर्ड का दूसरा नाम है अर्ल ऑफ सरे। इन्होंने पब्लिश कब कराया था? टोटल्स की मिसलेनी, जो कब आया था? 1557 में। ये भी इंपॉर्टेंट है। किसके अंडर द सेक्शन सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। ओके, और सरे इटालियन पैटर्न को फॉलो नहीं करते थे, ये भी याद रखिएगा। इन्होंने स्ट्रक्चर और राइम को इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था। मतलब जो उसमें राइमिंग स्कीम है ना, वो किसने किया था? अर्ल ऑफ सरे ने इंट्रोड्यूस किया था। इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। हु सिंप्लीफाइड द पैटर्न ऑफ इटालियन सोनेट एंड इंट्रोड्यूस इन इंग्लैंड। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसने इटालियन सोनेट के पैटर्न को सरल बनाया और इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया। ये चीज़ें मैं बतानी है। सिंपली ये चीज़ें मैं बतानी है कि किसने इटालियन सोनेट के पैटर्न को सरल बनाया, बहुत ही सिंप्लीफाई किया और इंग्लैंड में से इंट्रोड्यूस किया। तो हेनरी हार्वर्ड ने किया। ओके, भले ही ये इटालियन पैटर्न को फॉलो नहीं करते थे, लेकिन इटालियन सोनेट के पैटर्न को इन्होंने सिंप्लीफाई किया था और इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया था। यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। टुगेदर वायट एंड हार्वर्ड, यानी कि थॉमस वायट और हेनरी हार्वर्ड, ड्यू टू दियर एक्सीलेंट ट्रांसलेशन ऑफ पेट्रार्क सोनेट्स वर नोन द फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट्स। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक साथ वायट और हार्वर्ड पेट्रार्क के सोनेट्स के उत्कृष्ट अनुवाद के कारण क्या करते थे? वो फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट के रूप में जाने जाते थे। इंग्लिश सोनेट के पिता के रूप में ये जाने जाते थे। वाइल वाइट इंट्रोड्यूस द सोनेट इनटू इंग्लिश, जबकि वाइट ने सोनेट को अंग्रेजी में इंट्रोड्यूस किया था। इट वाज हार्वर्ड हु गिव देम द राइमिंग मीटर एंड द डिवीजन इनटू क्वार्टरन्स। ये हार्वर्ड ही थे जिन्होंने राइमिंग मीटर और क्वार्टरन को क्या कर दिया था? डिवाइड कर दिया था। नाउ दैट कैरेक्टराइजेज द सोनेट्स वेरियसली नेम्ड इंग्लिश एलिजाबेथन शेक्सपियरियन सोनेट्स। और अब जाके जो अब अंग्रेजी इंग्लिश एलिजाबेथन शेक्सपियरियन सोनेट नामक विभिन्न सोनेट की विशेषता बताता हो। ओके, ये चीज़ बताएं। अब जाके वो इंग्लिश सोनेट हो गया है, एलिजाबेथन शेक्सपियरियन सोनेट का नाम हो गया है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट की अगर बात आती है तो आपके यही हैं। ओके, इस चीज़ को याद रखिएगा। जो पेट्रार्क के सोनेट हैं, पेट्रार्क के जो सोनेट हैं वो जाने जाते हैं फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु वॉज द फर्स्ट रिकग्नाइज सोनेटियर ऑफ द एलिजाबेथन एज। यहाँ पे बताना है कि एलिजाबेथन एज का पहला फर्स्ट रिकग्नाइज सोनेटियर कौन था। ये यूँ बोलें कि एलिजाबेथन युग का, यानी कि एलिजाबेथन एज का पहला मान्यता प्राप्त सोनेटियर कौन था, ये बताना है। तो फिलिप सिडनी थे। कौन थे? फिलिप सिडनी थे। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं सर फिलिप सिडनी के बारे में।
यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सर फिलिप सिडनी, इनका बर्थ कब हुआ था? 1554 में, और इनकी डेथ हुई थी 1586 में। वॉज एन इंग्लिश पोएट, कोर्टियर, स्कॉलर एंड सोल्जर हु इज़ रिमेंबर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर्स ऑफ द एलिजाबेथन एज। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सर फिलिप सिडनी एक अंग्रेजी कवि, दरबारी, विद्वान और सैनिक थे जिन्हें एलिजाबेथन एज के सबसे प्रमुख व्यक्तियों में से एक के रूप में याद किया जाता था। ठीक है, एक प्रोमिनेंट फिगर के रूप में इन्हें याद किया जाता था। ओके, हिज वर्क्स इंक्लूड एस्ट्रोफल एंड स्टेला। उनके जो वर्क हैं वो कौन कौन से इंक्लूड हैं? उनके वर्क हैं एस्ट्रोफल एंड स्टेला, द डिफेंस ऑफ पोएजी, जैसे डिफेंस ऑफ पोएट्री, या फिर अपोलोजी फॉर पोएट्री, ये नाम है डिफेंस ऑफ पोएजी का, द डिफेंस ऑफ पोएट्री, या फिर एन अपोलोजी फॉर पोएट्री। ओके, एंड द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक्स आर्केडिया। हिज फेमस सोनेट सीक्वेंस इज एस्ट्रोफल एंड स्टेला, जो कब आया था? 1580 में आया था। तो ये सारे इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क हैं। ठीक है, ये इनका फेमस सोनेट सीक्वेंस है एस्ट्रोफल एंड स्टेला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द टाइटल ऑफ फिलिप सिडनीज सोनेट? यहाँ पे बताना है कि फिलिप सिडनी के सोनेट का टाइटल क्या है। तो अभी हमने पढ़ा कि उनकी सोनेट का टाइटल क्या है? एस्ट्रोफल एंड स्टेला। अब यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ते हैं एस्ट्रोफल एंड स्टेला के बारे में। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ओके, पढ़ते हैं। प्रोबेबली कंपोज्ड इन 1580, मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि प्रोबेबली, संभवतः ये 1580 में ये कंपोज हुआ था। फिलिप सिडनीज एस्ट्रोफिल एंड स्टेला इज एन इंग्लिश सोनेट सीक्वेंस कंटेनिंग 108 सोनेट एंड 11 सॉन्ग्स। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि संभवतः 1580 के दशक में ये कंपोज हुआ था। और सर फिलिप सिडनी का जो एस्ट्रोफल एंड स्टेला है, ये अंग्रेजी सोनेट सीक्वेंस है। ये एक अंग्रेजी सोनेट सीक्वेंस है जिसमें कितने सोनेट्स हैं? 108, यानी कि 108 सोनेट है। और कितने गीत हैं? 11 गाने हैं, गीत हैं। ओके, द नेम डिराइव्स फ्रॉम द 2 ग्रीक वर्ड्स। यह नाम 2 ग्रीक शब्दों जैसे अस्टर मतलब क्या होता है? स्टार, एंड फिल मतलब होता है लवर, प्रेमी। हम पढ़े थे ना, फिल मतलब क्या होता है? टू लव, प्यार करना, फिल। एंड द लैटिन वर्ड स्टेला मीनिंग स्टार। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि यह नाम 2 ग्रीक शब्द जैसे एस्टर हो गया और फिल, और लैटिन शब्द स्टेला से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? तारा। इसका क्या होता है? इसका भी तारा होता है। फिल मतलब लवर, प्रेमी। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या याद करना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सर फिलिप सिडनी का इन्होंने कंपोज कब किया था? 1580 में आया था। ओके, इस चीज़ को याद रखिए कि एस्ट्रोफल एंड स्टेला इनका जो सोनेट कलेक्शन है, एस्ट्रोफल एंड स्टेला। और ये क्या है? एक इंग्लिश सोनेट सीक्वेंस है जिसमें कितने सोनेट्स हैं? 108, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और कितने सॉन्ग्स हैं? 11 सॉन्ग्स हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अस्टर, कहीं पूछ लिया अस्टर, स्टार, ये भी थोड़ा बहुत याद कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे क्या कहा रहा है? व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द कलेक्शन ऑफ सोनेट ऑफ स्पेंसर? यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि स्पेंसर की सोनेट का जो कलेक्शन का शीर्षक क्या है, यानी कि टाइटल क्या है? सिंपली स्पेंसर की जो सोनेट का कलेक्शन है उसका टाइटल क्या है, उसका नाम क्या है? तो एमोरेटी। क्या है? अमोरेटी है। यहाँ पे एडवेंट काटेंगे, एमोरेटी है। ओके, ये चीज़ें याद रखिएगा। तो स्पेंसर की सोनेट का कलेक्शन का क्या नाम है? एमोरेटी है। एडमंड यहाँ पे हम कट कर देंगे, एमोरेटी है। ओके, अब थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ेंगे एडमंड स्पेंसर के बारे में। एडमंड स्पेंसर, इनका जन्म कब हुआ था? 1552 या फिर 1553। इनकी डेथ कब हुई थी? 1599 में। ठीक है। वाज एन इंग्लिश पोएट बेस्ट नोन फॉर द फेरी क्वीन। ये क्या है? एक अंग्रेजी कवि थे जिन्हें द फेरी क्वीन के लिए जाना जाता है। एन एपिक पोएम एंड फैंटास्टिकल एलिगरी सेलिब्रेटिंग द ट्यूडर डायनेस्टी एंड एलिजाबेथ फर्स्ट। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो ट्यूडर राजवंश और एलिजाबेथ फर्स्ट का जश्न मनाने वाली एक महाकाव्य कविता और काल्पनिक रूपक है। ये क्या? फेरी क्वीन की बात कर रहा है। ओके, एमोरेटी जो है, इनका जो सोनेट कलेक्शन है एमोरेटी, ये कब पब्लिश हुआ था? 1595 में पब्लिश हुआ था। इज अ सोनेट सीक्वेंस रिटन बाय एडमंड स्पेंसर।
कब लिखा गया था? 16th सेंचुरी में, ये भी याद रखिएगा। द सीक्वेंस डिस्क्राइब हिज कोर्टशिप एंड इवेंचुअल मैरिज ऑफ एलिजाबेथ एंड बॉयल। और ये जो सीक्वेंस है, यानी कि ये जो सोनेट का सीक्वेंस दिखाया जाता है, इसमें क्या डिस्क्राइब होता है? उनके कोर्टशिप के बारे में बताया जाता है, उनके मैरिज के बारे में बताया जाता है। किससे मैरिज? जब वो एलिजाबेथ बॉयल से, इनकी वाइफ का नाम रहता है एलिजाबेथ बॉयल, जब वो उनसे शादी करते हैं। ओके, द वॉल्यूम इंक्लूडेड द सीक्वेंस ऑफ 89 सोनेट। तो इसमें कितने सोनेट्स होते हैं? 89 सोनेट्स। कहीं कहीं आपको 88 मिल जाते हैं, लेकिन आप किस पे जाएंगे? 89 पे जाएंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जो हमने पढ़ा है स्टोफल एंड स्टेला, इसमें आप याद रखिएगा कितने सोनेट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कब आए थे, किसने लिखे थे, और नाम क्या है? स्टोफल एंड स्टेला। 108 सोनेट है, ये याद रखिएगा। और यहाँ पे जो आपका है एमोरेटी का, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एमोरेटी और स्टोफल एंड स्टेला में। तो यहाँ पे आप क्या याद रख सकते हैं? यहाँ पे आप इतना याद रख सकते हैं कि ये आया कब था? 1595 में पब्लिश हुआ था एमोरेटी, और एडमंड स्पेंसर ने ही लिखा था 16th सेंचुरी में। ओके, और कितने सोनेट्स थे? 89 सोनेट्स थे। बाकी तो सभी इंपॉर्टेंट है, बट जो मेन चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कितने सोनेट्स थे? 89। एमोरेटी में कितने सोनेट्स थे? 89। और स्टोफल एंड स्टेला में 108। कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे अक्सर। नेक्स्ट, व्हाट वाज द राइमिंग पैटर्न ऑफ स्पेंसरियन सोनेट? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि स्पेंसरियन सोनेट का राइमिंग पैटर्न क्या है, ये चीज़ें हमें बतानी है। क्या राइमिंग पैटर्न है स्पेंसरियन सोनेट की? ओके, तो स्पेंसरियन सोनेट का राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी, बी सी, सी डी, ई ई। राइमिंग स्कीम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये स्पेंसरियन का क्या हो जाएगा? ए बी सी डी, ई ई। यहीं पे इटालियन का अगर बात किया जाए, इटालियन का तो क्या हो जाएगा? ए बी ए। ये तो ऑक्टेव का हो गया। सस्टेट का क्या हो जाएगा? सी डी ई। ये फिक्स नहीं होता है, बट ये फिक्स होता है। ऑक्टेव जो होता है इटालियन सोनेट की जो बात कर रहे हैं, उसमें जो ऑक्टेव होता है ना, वो आपका फिक्स्ड होता है, और जो सस्टेट होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है। कहीं कहीं आपको सी डी ई मिलता है, तो कहीं कहीं सी डी सी या डी सी डी ऐसे मिलता है। बट जो ऑक्टेव होता है 8 लाइन की, वो फिक्स्ड होता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, ए बी ए, अब्बा अब्बा करके याद रख सकते हैं, जैसे भी आपको समझ में आए। ओके, यहाँ पे जो चीज़ें हैं स्पेंसरियन सोनेट का ए बी, यहाँ पे देखिएगा कि ए बी करके, फिर ये जो लास्ट वाला बी है ना, इसमें सी में जोड़ दिया है, बी सी हो गया। फिर सी को क्या कर दिया है? फिर लेके आया डी से जोड़ दिया है, सी डी हो जाएगा। ओके, बी सी, फिर सी को लास्ट वाला इसका जोड़ दिया है डी से, उसके बाद फिर सी डी, लास्ट में आपका ई। ये क्वार्टरन हो जाता है, नहीं सॉरी, ये कॉपलेट हो जाता है 2 लाइन का। ओके, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, हु रोट द कलेक्शन ऑफ द सोनेट टाइटल आइडियाज़ मिरर? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये जो आइडियाज़ मिरर का जो सोनेट का कलेक्शन, ये किसने लिखा है? ये चीज़ें हमें बतानी है, किसने लिखा है? आइडियाज़ मिरर का सोनेट का जो कलेक्शन है, किसने लिखा? तो मिशेल ड्रेटन ने लिखा है। किसने लिखा है? मिशेल ड्रेटन ने लिखा है। मिशेल ड्रेटन, इनका जन्म 1563 में हुआ था, 1631 में इनकी डेथ हुई थी। हैज़ कंपोज्ड आइडियाज़ मिरर 1594। इन्होंने आइडियाज़ मिरर को कंपोज किया था कब? 1594 में। बाद में इस पर इन्होंने रिवर्क किया था, उसका नाम क्या दिया था? एज आइडिया। वो कब आया था? 1619 में, यानी कि 1619 में आया था। कलेक्शन ऑफ 73 सोनेट्स का ये कलेक्शन था, ये भी याद रखिएगा। ओके, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही था आपका एमोरेटी और स्टोफल एंड स्टेला, बट ये भी याद रखिएगा इसमें कितने सोनेट्स थे? 73, यानी कि आइडियाज़ मिरर मिशेल ड्रेटन का है। नेक्स्ट, हाउ मेनी सोनेट्स शेक्सपियरियन कंपोज्ड? शेक्सपियर ने कितने हाउ मेनी सोनेट्स शेक्सपियर कंपोज्ड? शेक्सपियर ने कितने सोनेट को कंपोज किया था? तो 154 सोनेट को कंपोज किया था। नेक्स्ट, टू होम शेक्सपियर डेडिकेटेड मोस्ट ऑफ हिज सोनेट? यहाँ पे कहा जा रहा है कि शेक्सपियर ने अपने सोनेट के सबसे ज़्यादा, यानी कि अधिकांश सोनेट को उन्होंने किसे डेडिकेट किया था? यानी कि 1 से लेकर 126 जो सोनेट है वो किसे उन्होंने डेडिकेट किया था? तो मिस्टर WH को किया था। किसे किया था? मिस्टर WH को किया था। विलियम हर्बर्ट, अगर इनका पूरा नाम दिया जाए तो विलियम हर्बर्ट है। ओके, विलियम हर्बर्ट। नेक्स्ट,
100 क्वेश्चन हमने पार कर दिया है। टू होम शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज रिमेनिंग सोनेट्स 127 to 152 आफ्टर मिस्टर WH। यहाँ पे बता रहा है कि बाकी जो रिमेनिंग सोनेट से जो बचे हुए सोनेट थे शेक्सपियर के वो किसे उन्होंने डेडिकेटेड किया था, यानी कि 127 से 152 जो सोनेट है मिस्टर WH के बाद उन्होंने किसे डेडिकेट किया था। तो किसे किया था ये चीज़ें हमें बतानी है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नहीं दिया गया है, डार्क लेडी था। किसे किया गया था? डार्क लेडी। आई थिंक ये स्किप हो गया है, मिस डार्क लेडी। ओके, यहाँ पे इसका आंसर यही था, डार्क लेडी। जो 127 से 127 से 152 जो सोनेट थे ये इन्होंने डार्क लेडी को ही किया था। ओके, चलिए यहाँ पे दिया गया है मिस्टर WH ए पर्सन है नोन ओनली बाय हिज इनिशियल्स टू हुम द फर्स्ट एडिशन ऑफ विलियम शेक्सपियर सोनेट 1609 वॉज डेडिकेटेड। मिस्टर WH इज रिकॉग्नाइज्ड हेनरी रियोस्ले थर्ड अर्ल ऑफ Southampton, who was a noted patron of several writers, and William Herbert third Earl of Pembroke। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो मिस्टर WH है एक ऐसा व्यक्ति है जिसे केवल उसके शुरुआती अक्षरों से जाना जाता है, यानी कि WH से ही जाना जाता है, जिसे विलियम शेक्सपियर के सोनेट्स 1609 का पहला एडिशन किसे किया गया था? डेडिकेटेड किया गया था। किसे? WH को किया गया था। ओके, और बाद में ये आपके जिसे जाना जाता है WH को क्या क्या नाम से जाना जाता है? हेनरी रियोस्ले थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन के नाम से जाना जाता है। और भी उनके सेवरल राइटर्स उनके पैट्रोन थे, विलियम हर्बर्ट हो गए, थर्ड अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक हो गए, ये सारी चीज़ें हैं। ओके, मतलब जो कई लेखकों का एक प्रसिद्ध संरक्षक थे, और विलियम हर्बर्ट हो गए, पेम्ब्रोक हो गए, तीसरे अर्ल के रूप में पहचाने जाते हैं, ये याद रखिएगा। यहाँ पे डार्क लेडी था, डार्क लेडी। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ इंग्लिश सोनेट? इंग्लिश सोनेट की राइमिंग स्कीम क्या है? हमने पढ़ा था स्पेंसरियन सोनेट का, पेट्रार्कन सोनेट का भी पढ़ लिया है, अब इंग्लिश सोनेट का बताया जा रहा है। तो इंग्लिश सोनेट का आपका यही है, AB CD CD EF EF GG, ये तो ईजी है। नेक्स्ट, इसमें क्या होते हैं? इसमें 3 क्वाड्रेंट होते हैं, ये तीनों क्वाड्रेंट है, लास्ट का दो लाइन है, 2 लाइन की एक कॉपलेट होती है। नेक्स्ट, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश एसेज? यहाँ पे कहा जा रहा है कि फादर ऑफ इंग्लिश एसेज किसे कहा गया है, ये चीज़ें हमें बतानी है। फादर ऑफ इंग्लिश एसे किसे कहा गया है? तो फादर ऑफ इंग्लिश एसे किसे कहा जाता है? फ्रांसिस बेकन को कहा जाता है। ओके, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फ्रांसिस बेकन के बारे में। फ्रांसिस बेकन 1561 में इनका जन्म होता है, 1626 में इनकी डेथ हो जाती है। वॉज एन इंग्लिश फिलोसोफर एंड statesman who served as attorney general and as lord chancellor of England। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? यहाँ पे कहा जा रहा है कि फ्रांसिस बेकन एक अंग्रेजी दार्शनिक और राजनेता थे जिन्होंने अटॉर्नी जनरल और इंग्लैंड के लॉर्ड चांसलर के रूप में कार्य किया था। ओके, बेकन हैज़ बीन कॉल्ड द फादर ऑफ इम्पेरिसिज्म, ये याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। बेकन को और क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इम्पेरिसिज्म कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, ही इज़ आल्सो नोन द फादर ऑफ इंग्लिश एसे, इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश एसे भी कहा जाता है। हिज एसेज वर पब्लिश इन 3 एडिशंस, उनके जो एसेज हैं वो 3 एडिशन में पब्लिश हुए हैं। कौन कौन से? फर्स्ट एडिशन इनका कब आया था? इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इनका फर्स्ट एडिशन कब आया था? फर्स्ट एडिशन आया था विद 10 एसेज, मतलब फर्स्ट एडिशन में 10 एसे आया था, जो कब आया था? 1597 में। सेकेंड एडिशन में 30 एसे आया था, जो 1612 में आया था। और थर्ड जो फाइनल एडिशन था इसमें 58 एसे थे, जो कब आया था? 1625 में आया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हो जाती हैं आपके लिए? तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि बेकन को फादर ऑफ इम्पेरिसिज्म भी कहा जाता है और बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश एसे भी कहा जाता है। ये इनके एसेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनके एसेज कब कब आए थे? 1597 में 10 एसे, 1612 में 38, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, और इनके एसेज क्या कहते हैं? जैसे आपके ऑफ ट्रूथ हो गए, ऑफ ट्रूथ हो गए, ऑफ ट्रूथ हो गए, ऑफ फ्रेंडशिप हो गए, ऑफ लव हो गए, ऑफ ट्रैवल, ऑफ चिल्ड्रन, ऑफ मैरिज, ये सारे इनके एसे थे। नेक्स्ट, विच स्टाइल ऑफ राइटिंग बेकन यूज्ड इन हिज एसे? यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि बेकन ने अपने एसे में लेखन की किस शैली का प्रयोग करते थे, मतलब वो अपने एसे में कौन सी स्टाइल का उपयोग करते थे, प्रयोग करते? तो एफोरिस्टिक स्टाइल का, एफोरिस्टिक स्टाइल वो अपने एसे में यूज़ करते थे, इसलिए इनको क्या कहा जाता था? बेकन इज़ नोन फॉर एफोरिस्टिक स्टाइल इन हिज एसे।
इसीलिए बेकन को क्या कहा जाता था, उनके एस्से में एफोरिस्टिक स्टाइल के रूप में जाना जाता था। ओके, ऐसा कहा जाता था कि उन्होंने एफोरिस्टिक स्टाइल यूज़ करते थे अपने एस्से में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट अबाउट फ्रांसिस बेकन। किसने फ्रांसिस बेकन के बारे में ये लिखा है, क्या कहा है, द वाइजेस्ट ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। ऐसा किसने लिखा है, किसने ये बेकन को कहा है कि मानव जाति के सबसे बुद्धिमान, प्रतिभाशाली और मतलबी। ऐसा किसने कहा है फ्रांसिस बेकन को, तो अलेक्जेंडर पॉप ने कहा है। किसने कहा है, अलेक्जेंडर पॉप ने कहा है। थोड़ा सा जान लेते हैं, अलेक्जेंडर पॉप इन एपिस्टल 4 ऑफ हिज एस्से ऑन मैन। ओके, यहाँ पे आपका हो जाएगा ये पूरा, इसमें ये इनका वर्क है, एपिस्टल 4 ऑफ हिज एस्से ऑन मैन रेफर टू सर फ्रांसिस बेकन एज द वाइजेस्ट ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। तो अलेक्जेंडर पॉप ने जो इनका वर्क है एपिस्टल 4 ऑफ हिज एस्से ऑन मैन, इसमें ये फ्रांसिस बेकन को रेफर करते हैं, क्या कहते हैं, वाइजेस्ट ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड के रूप में ये कहते हैं। दिस कैरेक्टर रेफरेंस ऑफ बेकन्स इज रेफर्ड टू मेनी अदर एसेज। आगे क्या कहा जाता है, बेकन के इस चरित्र के संदर्भ का उल्लेख कई अन्य निबंधों में किया गया, यानी कि कई एस्सों में किया गया है। ओके, तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, किसने ये कहा था कि मानव जाति के सबसे बुद्धिमान, प्रतिभाशाली और मतलबी। अलेक्जेंडर पॉप ने कहा था, फ्रांसिस बेकन को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंग्लिश राइटर स्टेट, कौन सा इंग्लिश राइटर, किस अंग्रेजी लेखक ने कहा है, इंग्लिश इज अ वल्गर लैंग्वेज एंड वुड रिमेन सो फॉर एवर। ये किस अंग्रेजी लेखक ने कहा कि अंग्रेजी एक अश्लील भाषा है जो हमेशा ऐसे ही रहेगी। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो फ्रांसिस बेकन ने कहा है। नेक्स्ट, द ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल इज ऑल्सो नोन एज। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि बाइबल का जो ऑथराइज्ड वर्जन है वो और किस नाम से भी जाना जाता है, तो किंग जेम्स बाइबल के नाम से भी जाना जाता है। ये भी याद रखें, ऑथराइज्ड वर्जन जो हो गया और किंग जेम्स बाइबल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे भी वही चीज़ है, द किंग जेम्स वर्जन जो है वो जाना जाता है किंग जेम्स बाइबल। कभी कभी ये जाना जाता है इंग्लिश वर्जन ऑफ 1611 या फिर ऑथराइज्ड वर्जन के रूप में भी ये जाना जाता है। ओके, और इसमें और कोई चीज़ नहीं है। एन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ क्रिश्चियन बाइबल इन द चर्च ऑफ इंग्लैंड कमीशनड इन 1604 कंप्लीटेड एज वेल एज पब्लिश्ड इन 1611। तो इसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1604 में कमीशन किया गया था, इसे क्या किया गया था, कमीशन किया गया था, यानी कि शुरू किया गया था। और पब्लिश कब किया गया था, इसे 1611 में इसे पब्लिश किया गया था। किसे, ऑथराइज्ड वर्जन, जिसे किंग जेम्स बाइबल भी कहा जाता है और जिसे इंग्लिश वर्जन 1611 भी कहा जाता है, जिसे किंग जेम्स बाइबल भी कहा जाता है। ओके, अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ जेम्स फर्स्ट एंड 6। किसके अंडर में ये पब्लिश हुआ था, ये भी याद रखिएगा, तो जेम्स फर्स्ट एंड 6 के अंडर में के स्पॉन्सरशिप में ये पब्लिश हुआ था। ओके, द बुक्स ऑफ किंग जेम्स वर्जन इंक्लूड 39 बुक्स ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट एंड intertestamental section containing 14 books of the Apocrypha and 27 books of New Testament। तो यहाँ पे क्या याद करने की है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारा ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाइबल वाला भी ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बस इतना याद रखिएगा कि ऑथराइज्ड वर्जन को किस नाम से जाना जाता है, किंग जेम्स बाइबल के नाम से भी जाना जाता है, किंग जेम्स वर्जन के नाम से जाना जाता है, किंग जेम्स बाइबल, इंग्लिश वर्जन 1611 या ऑथराइज्ड वर्जन, ये 4 नाम है इसके। और इसमें आप क्या याद रख सकते हैं, 1604 में ये क्या किया गया था, कमीशन किया गया था और कंप्लीट किया गया था 1611 में। उसके बाद जेम्स फर्स्ट एंड 6 के अंडर ये पब्लिश कराया गया था। ओके, तो यहाँ पे द बुक ऑफ द किंग जेम्स वर्जन इंक्लूड, इसमें कितने बुक्स थे, 39 बुक्स थे। ओल्ड टेस्टामेंट की बात अगर की जा रही हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, 39 बुक्स किस में है, ओल्ड टेस्टामेंट में है। और एपोक्रिफा नाम का एक इंटरटेस्टामेंटल सेक्शन था जिसमें 14 बुक्स थे। और न्यू टेस्टामेंट में कितनी बुक्स थी, 27 बुक्स थी। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप ऐसे इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ये हो जाता है और ये हो जाता है, ये हो जाता है, ये याद रखिएगा। मतलब इसे 1604 में कमीशन किया गया था, कंप्लीट के साथ साथ पब्लिश भी कराया गया था 1611 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु फर्स्ट प्रिंटेड इंग्लिश बाइबल।
यहाँ पे क्या कहते हैं, अंग्रेजी बाइबल को सबसे पहले किसने प्रिंट किया था, किसने छापा था? तो जॉन नॉर्टन और रॉबर्ट बार्कर, 2 लोग का नाम आता है। जल्दी जल्दी करेंगे हम। तो यहाँ पे भी वही चीज़ कह रहा है, किंग जेम्स वर्जन जिसे KJV वाज फर्स्ट प्रिंटेड बाय जॉन नॉर्टन एंड रॉबर्ट बार्कर। तो यानी कि किंग जेम्स वर्जन जो है इसे सबसे पहले प्रिंट किसने किया था? जॉन नॉर्टन और रॉबर्ट बार्कर ने किया था। हु बोथ हेल्ड द पोस्ट ऑफ किंग्स प्रिंटर, ये दोनों क्या थे? किंग्स प्रिंटर के पद पर थे। इट वॉज द थर्ड ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश लैंग्वेज अप्रूव्ड बाय इंग्लिश चर्च अथॉरिटीज। और ये क्या था? ये अंग्रेजी चर्च के अधिकारियों द्वारा अनुमोदित अंग्रेजी भाषा में तीसरा अनुवाद था। ओके, द फर्स्ट हैड बीन ग्रेट बाइबल कमीशन्ड इन द रेन ऑफ किंग हेनरी 8 1535। आगे क्या कहा जा रहा है कि जो पहला महान बाइबल था, फर्स्ट ग्रेट बाइबल जो था, जिसे राजा हेनरी 8 के शासनकाल में शुरू किया गया था, यानी कि 1535 में शुरू किया गया था। उस समय किंग हेनरी 8 का शासनकाल था। एंड द सेकेंड हैड बीन द बिशप बाइबल, और जो सेकेंड बाइबल था वो कब शुरू किया गया था? वो आपकी कमीशन इन द रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। वो कब शुरू किया गया था? क्वीन एलिजाबेथ के रेन में शुरू किया गया था, 1568 इसमें दिखाया गया है। ओके, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट की बात कर रहा है यहाँ पे, शुरू किया गया था। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 1 मिनट। हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द कमेटी दैट ट्रांसलेटेड क्रिश्चियन बाइबल इन इंग्लिश। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि हाउ मेनी मेंबर्स, मतलब क्रिश्चियन बाइबल इंग्लिश में, ईसाई बाइबल क्रिश्चियन बाइबल का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाली कमेटी में कितने सदस्य थे, मतलब समिति में कितने सदस्य थे जो क्रिश्चियन बाइबल को ट्रांसलेट किए थे, किसमें? इंग्लिश में। और उस समय कमेटी में कितने मेंबर्स थे? तो 47 स्कॉलर्स थे। 47 स्कॉलर्स मिल के क्रिश्चियन बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किए थे। आइए थोड़ा सा जानते हैं। ट्रांसलेशन वॉज डन बाय 6 पैनल ऑफ ट्रांसलेटर्स, मतलब ये जो ट्रांसलेशन हुआ था इसमें 6 पैनलों द्वारा किया गया था। 6 पैनल्स ऑफ ट्रांसलेटर, यानी कि अनुवादकों के 6 पैनलों द्वारा किया गया था। 47 कुल कितने थे? कुल कितने लोग थे? 47 लोग थे। मोस्ट ऑफ होम वर लीडिंग बाइबिलिकल स्कॉलर्स इन इंग्लैंड, जिनमें से अधिकांश इंग्लैंड के बाइबल के प्रमुख विद्वान भी थे। हु हैड द वर्क डिवाइडेड अप बिटवीन देम, जिन्होंने क्या किया था? वर्क को क्या कर दिया था? विभाजित किया। जिनके बीच कार्य को क्या कर दिया गया था? विभाजित कर दिया गया था। यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओल्ड टेस्टामेंट वाज इंटरेस्टेड टू 3 पैनल्स। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो ओल्ड टेस्टामेंट को क्या किया गया था? ओल्ड टेस्टामेंट को 3 पैनलों को सौंपा गया था। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा सा इसको देखेंगे। जो आपका ओल्ड टेस्टामेंट है ना, ओल्ड टेस्टामेंट को क्या किया गया था? 3 पैनल्स को क्या कर दिया गया था? सौंप दिया गया था। न्यू टेस्टामेंट 2, यानी कि न्यू टेस्टामेंट को 2 दिया गया था। और जो एपोक्रिफा था, ये भी एक टेस्टामेंट था, इंटरटेस्टमेंटल था ये, इसको 1 दिया गया था। द न्यू टेस्टामेंट वाज ट्रांसलेटेड फ्रॉम ग्रीक, न्यू टेस्टामेंट को ट्रांसलेट किया गया था ग्रीक से, और ओल्ड टेस्टामेंट को ट्रांसलेट किया गया था हिब्रू से, हिब्रू यानी कि अरामी से। एंड द एपोक्रिफा जो था, एपोक्रिफा का जो ट्रांसलेट किया गया था वो ग्रीक और लैटिन से किया गया था, ट्रांसलेट किया गया था। तो ये याद रखिएगा। ओके, न्यू टेस्टामेंट ग्रीक से, ओल्ड टेस्टामेंट हिब्रू, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट, द ओरिजिनल बाइबल इज कंपोज्ड इन लैंग्वेज। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो आपका ओरिजिनल बाइबल था वो किस भाषा में कंपोज किया गया था? ओरिजिनल तो हिब्रू में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। किसमें? हिब्रू। हिब्रू इज़ अ नॉर्थ ईस्ट सेमेटिक लैंग्वेज नेटिव टू इज़राइल। हिब्रू इज़राइल की मूल निवासी उत्तर पश्चिमी सेमेटिक भाषा है। ओरिजिनली बाइबल वाज रिटन इन हिब्रू लैंग्वेज, बाइबल को मूलतः हिब्रू भाषा में लिखी गई थी। द वेरी फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ द हिब्रू बाइबल वाज इनटू ग्रीक। हिब्रू बाइबल का सबसे पहला ट्रांसलेशन ग्रीक में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी बुक्स आर इन ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ द बाइबल। अभी हमने पढ़ा ना ओल्ड टेस्टामेंट में कितनी किताबें हैं, कितनी बुक्स हैं? तो 39 बुक्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको याद रखना है। ओल्ड टेस्टामेंट में 39 बुक्स हैं, न्यू टेस्टामेंट में 27 बुक्स हैं। और जो एपोक्रिफा का था उसमें कितने बुक्स थे, ये भी हम पढ़ेंगे। हाउ मेनी बुक्स आर इन न्यू टेस्टामेंट ऑफ द बाइबल। तो अभी मैंने बताया कितने टेस्टामेंट, मतलब न्यू टेस्टामेंट में कितनी बुक्स थे? 27 बुक्स थे। ओके, ये चीज़ें याद रखनी है। ओल्ड टेस्टामेंट में 39,
न्यू टेस्टामेंट में 27 और जो एपोक्रिफा में 14 थे, ये याद रखना है। ओके, यहाँ तक ही था बस क्वेश्चन, बाकी आपके फिनिश होते हैं क्वेश्चन। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओल्ड टेस्टामेंट में 39, न्यू टेस्टामेंट में 27 और जो एपोक्रिफा वाला था उसमें कितनी बुक्स थी? 14 बुक्स थी, ये याद रखिएगा। ओके, तो इतना ही रहने देते हैं। बहुत ही हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से ये आपका बहुत ही, जितने भी क्वेश्चन थे ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये ज़रूरी नहीं है कि ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश से तो आएगा ही नहीं, या आपके शेक्सपियर से रिलेटेड हो, कोई भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आपको कैसे लगे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और आपने इसमें कितने स्कोर किए हैं, स्कोर किया इसमें, तो आपको कितना नॉलेज था अपना ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसका PDF चाहिए तो आप हिना इंग्लिश क्लासेस से टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा विद एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके, यहाँ पे आपका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।